रैम वो खफ़ी से चीखा, लेकिन रैम खिलखिलाते चेहरे को देखता सारा गुस्सा भूल गया था। बारिश इन दोनों को मुकम्मल भिगो चुकी थी। रैम के खुले बाल भीगकर इसके वजूद से ही चिमट रहे थे। इसकी पुश्त को जिन जुल्फ़ों ने ढांपा था वो अया होकर ज़ावियार के ईमान का इम्तिहान ले रही थी। चलो अंदर, वो खुद पर काबू पाता संजीदगी से बोला। अरे अब तो भीग चुके हैं, थोड़ा सा इंजॉय ही कर लें। रैम इसकी जज्बातों में उठते तूफान से बिल्कुल ही अनजान थी। इस बारिश ने भगोकर आग बढ़ा दी थी, बुझाने के बजाय। वो बड़बड़ाता हुआ बेचारगी से रुका भी पलटा ही था कि ज़ोरदार बिजली की कड़क पर रैम उछलकर इसके सीने से जा लगी। बिजली के बगैर बारिश क्यों नहीं होती? इसके सीने पर पेशानी रखे वो खुद कलामी कर रही थी। क्योंकि बारिश हुस्न को बेपर्दा करने की खता करती है। ज़ावियार ने इसके कमर में बाजू हायल करके इसे खुद से लगाए गंभीर सरगोशी की। रैम को इस सरगोशी पर एहसास हुआ कि वो गलत कदम उठा चुकी थी। चलिए अंदर चलते हैं। वो घबराते हुए इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी, जो मज़ीद सख्त हो गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हारा हुस्न जानलेवा है। इसके कानों की लो पर लब फेरता वो सरगोशी कर रहा था और रैम ने जिस्म में सनसनी फैलने लगी। ज़ावियार, इसने एक बार फिर इसके सीने से हाथ रख के इसे दूर करने की कोशिश की। तुम्हारी पहली बार मेरे कमर में कब्जा जमाने से पहले लेकर आज तक किस तरह तुम्हारे हुस्न ने मुझे आजमाया है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। वो कान की लो से होता अब इसकी गर्दन की जानब झुका था। तुम्हारा ये रंग और रूह मुझे किस तरह बेचैन करता है, तुम्हें अंदाज़ा कभी नहीं हुआ। वो बेखुदी के आलम में बोल रहा था। रैम के जिस्म में करंट तो तब फैला जब इसने ज़ावियार के तपते लाभ अपनी गर्दन पर महसूस किए। जब आदमी के पास हक हो तो अपने हक से दूर रहना किस कदर मुश्किल है, मैं तुम्हें आज बताऊंगा रैम। वो इसके चेहरे को सामने करता इसे चैलेंज करके इसकी जान निकाल रहा था। रैम ने आंखें मीच कर इसे गोया खुद को छुपाया। रैम, ज़ावियार यार, ये सब रैम की बात को ज़ावियार ने अपने लबों से उचकाया था। इसके तपते लम्स पर रैम के जिस्म से जान कतरा कतरा ख़त्म होने लगी थी, जबकि सांसें ज़ावियार ने अपनी गिरफ्त में करते इसे बेबस कर दिया था। बारिश अपने जोबन पर थी। ऐसा लगता था कि इस मिलन पर खुशी से झूम रही हो। कुछ लम्हों के बाद ज़ावियार ने रैम के सांसों को ज़ाद किया और इस कोमल नाजुक वजूद को अपनी मजबूत बाहों में भरकर अपने कमरे का रुख किया। रफ्ता रफ्ता भीगती रात में वो इस पर्वत तरपत खुलता इसे खोलता चला गया और आज 8 महीनों की शिद्दतें इस पर नछावर करता इसकी जान मुश्किल में धकेलता इसके जिस्म में एक हिस्से पर अपनी मोहर सबत करता जा रहा था। सुबह तक जिस्म का खुमार चूर चूर हो गया था। एक नई सुबह का आगाज़ बहुत ही पुरसकून थी। खिड़की से चन कर आती पहली किरण रैम के चेहरे पर पड़ी तो इसने कसम सा कर आँख खोली। सोए हुए हवास में इसे खुद पर वज़न महसूस करते खता हुए इसने रुख मोड़ा तो चेहरा ज़ावियार के चेहरे पर मस हुआ। वो एक ऊंचे इंच पीछे हुई, लेकिन ज़ावियार से खुद भी भिंचे गहरी नींद सो रहा था। ऐसे लगा जैसे पूरे जिस्म का खून सिमट कर रैम के चेहरे पर आन समाया हो। ज़ावियार, बहुत मुश्किल से इसने हिम्मत करके ज़ावियार को पुकारा, क्योंकि बावजूद कोशिश के वो खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं कर पाई थी। ज़ावियार, इसके वजूद में कोई जिंबश ना होने पर इसने एक बार फिर पुकारा। वो गहरी नींद में डूबा हुआ था। मुझे उठना है, धीमी आवाज़ में इसने सरगोशी के मुतरादिफ थी। ज़ावियार ने आंखें खोली जो नींद के खुमार से सुर्ख हो रही थी। रैम ने बेसाख्ता नजरें चुराईं। क्यों? इसका लहजा मुस्कुराता था। प्लीज़ रैम, रोहानसा हुई। गुजरी शब के बाद ज़ावियार इसे सामना करना इसे इंतहाई मुश्किल अमल लग रहा था। इसकी हालत पर ज़ावियार ने मुस्कुराकर इसके गुलाबी लबों को एक बार फिर अपनी गिरफ्त में लेकर मुस्तफ़ीद होते होते आज़ाद किया। रैम इस हरकत पर बौखलाती तेज़ी से उठी और सरपट भागी थी। राइमा, ये नाश्ता टेबल पर लगा दें। वो हर मुमकिन कोशिश करती ज़ावियार का सामना करने से बच रही थी। जी रैम। वो आगे बढ़कर तमाम लवाजमा ट्रे में सजाकर बाहर निकलने लगी। अच्छा राइमा, मैं लान में गार्डनिंग के लिए जा रहा हूँ, अगर ज़ावियार मेरा पूछे तो बताना, वो सरसरी लहजा बनाकर कहते किचन के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। राइमा ना समझी इसे देखती ड्राइंग रूम की तरफ आई। राइमा, रैम कहाँ है? ज़ावियार इसकी गैर मौजूदगी पर मुस्तफसर हुआ। जी सर, वो गार्डनिंग कर रही हैं। राइमा मना रैम की बात इसके गोश गुजार गई। फरार की राह, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। ठीक है, तुम जाओ। राइमा हुक्म पर उल्टे कदमों किचन में गायब हुई थी, जबकि ज़ावियार रैम के इस मासूम सी फरार पर मुस्कुरा दिया था। शब व रोज़ कुछ आगे खिसकने लगे थे। रैम की आंख में चोलियाँ यूं ही बरकरार थीं, क्योंकि ज़ावियार की निगाहों की तपिश इसकी बर्दाश्त के बाहर थी। आज सुबह इसे अपनी तबीयत में कुछ गिरी गिरी सी महसूस हो रही थी और इसीलिए वो ज़ावियार का नाश्ता भी तैयार नहीं कर सकी थी। आज इसका बिस्तर का सहारा लिया मुझसे छुपने के लिए। वो शोखी से बोलता इसे अपनी बाहों में थाम कर उठाकर अपने सहारा बैठा दिया। तुम्हें बुखार है? इसके जिस्म की हिद्दत और इसकी पेशानी पर शिकने फैली। शायद मौसम बदल रहा है इसलिए, वो गुनगदगी किसी कैफियत में बोली। चलो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलूँ। ज़ावियार का रवैया अब अकेले भी
एक ख्याल और मोहब्बत करने वाले शोहर का सा था। नहीं, मैं मेडिसिन ले लूँगी, मुझे बस सोना है। वो आंखें बंद किए नीम गुनगुनाती आवाज़ में बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है रैम, उठो जल्दी। जाविया ने सख्त लहजा अपनाया। नहीं, मुझे सोने देना प्लीज़। अगर ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं रोज़ी के साथ चली जाऊँगी। वो इसकी गिरफ्त से निकल कर तकिए में मुँह छुपा गई। बहुत अजीब हो तुम। अगर तबीयत बिगड़े तो मुझे कॉल कर देना। वो इससे सख्ती से बावर करता खड़ा हुआ। वो यूं ही नींद में डूबी गोया हुई। जावियार इसके बचपने पर सर झटकता बाहर निकला। जावियार मुबारक हो भाई, 1 माह बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। अनवर साहब इससे मिलते ही गले लगा लिया। फाइनली अंकल। वो भी अपनी कामयाबी में बेहद खुश था। मैं कल तमाम कागजात तैयार करवा रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे 20-25 दिन के लिए कनाडा अपनी बेटी के पास जाना है। तो मैं अभी से सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर दूंगा, मज़ीद वक्त ना लगे। जावियर के जहन में इनकी बातों में यकदम झमाका हुआ था। कागजी कार्रवाई, ये लफ्ज़ इसे शिद्दत से झंझोड़ कर आ गया। जावियार, अनवर साहब ने इसे गैर मुतवक्का देखते पुकारा। जी। वो चौंक कर हाल में आया। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? इन्हें इसी की हालत गैर मामूली लगी। जी जी अंकल, एक अर्जेंट काम याद आ गया है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। वो अजलत में कहकर उठकर बाहर कदम निकालकर तेज़ी से आगे बढ़ा। लेकिन बेटा, मैं आज शाम की फ़्लाइट से जा रहा हूँ। अनवर साहब की ऊंची आवाज़ से कहने पर वो सुनी अनसुनी करता नीचे पार्किंग तक पहुँच गया। इसका वजूद पसीने से शराबूर था। जाने क्यों वो इतना हवास बाख्ता हो गया था। किसी सोच के एहसास ने इसके दिल जैसे मुट्ठी में ले लिया हो। खुली फिजा में आकर इसने गहरी गहरी सांसें भरी और ख़ुद को पुरसकून किया। गाड़ी में बैठकर इसने ड्राइविंग सीट संभाली थी। फरहान की कॉल पर इसने फ़ोन उठाया। बोलो फरहान। दूसरी जानब से मिलने वाली इत्तला इसके रंग बदले थे। क्या मैं ऑफिस आ रहा हूँ? इसने कॉल मुनक़ता करके तेज़ी से गाड़ी पार्किंग से निकाली और सड़क पर आते इसकी हवा से बातें कर रही थी। इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है? तुम सब सो रहे थे। इसकी कंपनी का, जिस कंपनी के साथ इस पर पहले ही फ्रॉड केस हुआ था, अब वो दोबारा रीओपन किया जा रहा था और इसकी लपेट में अब्बासी एंड सन भी आ गए थे। सर, हमने प्रॉपर हर चीज़ चेक की थी, लेकिन तब ऐसा कोई बात फाइज इंटरप्राइजर ने नहीं बताई थी। ऐसी कोई चीज़ जो हमें डिस्कस नहीं की गई थी। फरहान के पहले ही इतनी बड़ी परोसान खता थे। इस पर जावियर की धार ने इसे और हिला दिया था। कुछ भी करवाएं, केस से अब्बासी एंड सन को बाहर निकालो किसी भी सूरत। केस हमारा नाम नहीं आना चाहिए। जावियर ने तैश के आलम में ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा। इसका दिमाग बहुत ज़्यादा मौफ हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। क्या पहनूं? वो अलमारी खोलते खड़ी हैंगर्स उलट पुलट कर रही थी। चेहरे पर वो ही चमक इसके रूप को मज़ीद निखार बख्शा था। क्या वो भी ये सुनकर खुश होंगे? वो इस वक्त अर्श की सैर कर रही थी। हाँ, खुश होंगे, क्योंकि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब जावियार भी बदल गए हैं। वो खुद ही सवाल जवाब करती, खुद ही मुस्कुरा रही थी। ये अच्छा लग रहा है। इसने सुरमई और गुलाबी इम्तजाज का एक नफीस सा सूट निकाला और इसे मुतमईन निगाहों से देखती वाशरूम में फ्रेश होने की गरज से दाखिल हुई। जावियार वो आते ही स्टडी में गुम था। जब रैम का सबर जवाब दे गया तो इसलिए वो खुद ही इसके पास चली आई। मुझे कुछ बताना है। वो इसे फाइलों में गर्क देखकर दुपट्टा उंगलियों में मरोड़ती अपने धड़कते दिल को संभाल रही थी। शर्म इस कदर हावी थी कि अल्फाज इसका साथ छोड़ रहे थे। फिर भी वो हिम्मत जुटाने खड़ी हुई थी। बोलो। वो ख़तरनाक हद तक संजीदा नजर आ रहा था, लेकिन रैम ने इस पर तवज्जो नहीं की थी। वो मैं डॉक्टर के पास गई थी, इसने तमहीद बांधी। तो सर्दमोरी में डूबा लहजा भी इस वक्त रैम पर असरअंदाज नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने टेस्ट किया था और टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसने हाथ में थामे लिफाफे मौजूद रिपोर्ट दिखा दी, जो दुपट्टा मरोड़ने के सबब अजीब शिकन से पुर हो गई थी। क्या कहना चाहती हो? आखिर कौन सा टेस्ट? जिद छोड़कर जावियर अपनी जगह से उठकर इसके सामने आकर रुका। प्रेगनेंसी। इसके सख्त और तेज़ लहजे में इसके मुंह से मकान के अंदाज में अदा हुआ। क्या? ऐसा नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी कामयाबी के इतने करीब हूँ और तुम इस वक्त कोई तमाशा फोड़ नहीं कर सकता। तुम जानती हो अगले महीने पूरा साल मुकम्मल होने वाला है। अपनी जीत के इतने नज़दीक हूँ मैं, इतने नज़दीक आकर मैं ये नहीं झेल सकता। जावियार की बातों ने रैम को जैसे बेजान मूरत बना दिया था। जावियार, वो बेयकीनी से इसकी शक्ल देख रही थी। क्या जावियार? हाँ, मेरा दिमाग ही बहुत ख़राब है। मज़ीद ख़राब मत करो, जाओ यहाँ से। वो इसे शानों से थाम कर धाड़ा। रैम उल्टे कदम पीछे हुई। मैं कल ही इस मसले का हल निकालता हूँ और ये काम मैं खुद करूँगा। जाविया ने पलटकर अपनी बालों को दोनों हाथों में भरते खुद कलामी की थी। रैम इस कदर सफाकत पर दिल रुक सा गया था। वो तेज़ी से भागती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। नहीं, ये बच्चा मैं जाविया को ख़त्म नहीं करने दूंगी। ये इनके लिए मसला हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, हरगिज़ नहीं।
کافی دیر روتے وہ ایک ارادہ کر چکی تھی اور الماری سمیت بڑھی۔ نہ میں آپ کو یہ بچہ مجھ سے چھیننے نہیں دوں گی، نہ ہی آپ کا نام۔ میرے لیے آپ کا نام کافی ہے اور آپ کی نشانی، یہ ہمارا بچہ ہے، میں اس کے سارے ہی زندگی گزار لوں گی۔ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی، پھر خود کو مضبوط کرتی اپنے ارادے پر عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔